सेट नंबर 51 पर आ चुके हैं हम लोग। और जैसे कि मैंने आज का टॉपिक कल ही बता दिया था, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश कालीन भारत में समाचार पत्रों का विकास। इन पर बात करेंगे और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। पीछे 50 सेट आपको दिए जा चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं हम हमारी प्रैक्टिस में। तो जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वे और अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए पीछे जो पढ़े हुए हैं हमारे प्रैक्टिस सेट, उनको जरूर एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे और आगे बढ़ते जाएं। जल्दी से एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और उसी प्रकार से आप बहुत स्पीड से अपनी पढ़ाई करिए और ईश्वर आप सबको सही रास्ता दिखाए, सफलता प्रदान करे। चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। और आज का हमारा पहला प्रश्न जो है ये प्रिंटिंग प्रेस से ही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? देखो, ये जो आज का टॉपिक है ना, इसमें समाचार पत्र और शिक्षा के विकास से संबंधित है। वास्तव में ये एक ऐसा पक्ष है भारत में ब्रिटिश काल का, जो कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने या किसी भी यूरोपीय जो कंपनी थी या यूरोपीय जो विद्वान थे, उन्होंने भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, उन्होंने भारत में जब तमाम समाचार पत्रों के संपादक का जो भी एक प्रचार प्रसार किया या उस पर रोक भी लगाई, इन सभी चीजों को जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में जितने भी काम किए गए थे, वास्तव में उनका उद्देश्य एक ही था कि वे भारत में अपनी सत्ता को और मजबूती से जमाना चाहते थे। शुरुआत पुर्तगालियों ने की और धीरे धीरे तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई। बाकियों को तो पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया और यहाँ पर अपनी सत्ता जमाने के लिए उन्होंने ये सारे काम किए। लेकिन उनका जो भारत पर प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव का जो परिणाम था वो क्या था? भारत में एक नेशनैलिटी की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, वो विकसित हुई। जब ब्रिटिश भारत में आए तब भारत में राष्ट्रीयता नहीं थी, उस समय क्षेत्रवाद चरम पर था। और क्षेत्रवाद जब चरम पर होता है तो फिर देश संगठित नहीं हो पाता है और ऐसे देश को जीतना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए बांटो और शासन करो की नीति के द्वारा अंग्रेजों ने भारत को अपने नियंत्रण में किया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा या किसी भी यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारत में जो भी कार्य किए गए, वे यद्यपि उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उनसे भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और इनमें सबसे ज्यादा योगदान, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेलवे का विकास किया और भी काम किया, लेकिन जो आज का टॉपिक है इसमें आप देखेंगे कि जो भी समाचार पत्र या शिक्षा के संदर्भ में जो विकास किया अंग्रेजों ने, शुरुआत शिक्षा उससे समाचार पत्रों के विकास से होगी और क्रमशः ये आगे शिक्षा के विकास तक जाएगा। टॉपिक हमारा आगे कई प्रैक्टिस इसी टॉपिक से होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो सब हमारी जो राष्ट्रीय चेतना का जो विकास था, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं सबका था। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होना, तमाम जो हमारे जो प्राचीन जो एक तरह से जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कर दी थी, कल के टॉपिक में आया था। तो विलियम जोन्स ने ये जो भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य था कि भारत की संस्कृति को समझा जाए और उसी को समझ करके भारत को अपने नियंत्रण में करने के प्रयास किए जाएं। क्योंकि जब आप किसी देश पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते तो वहां के लोगों की विचारधारा को समझे बिना आप उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन उसी संदर्भ में क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ने बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका अनुवाद कराया विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में, और उन अनुवादों के माध्यम से भारतीयों ने भारत की संस्कृति को बेहतर तरीके से समझा। ऐसे ही इन समाचार पत्रों के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसने भारतीयों से एक तरह से भारतीय संस्कृति का भारतीयों से परिचय कराया, पाश्चात्य संस्कृति का परिचय कराया। और फिर हमने अपनी प्रबुद्धता के आधार पर, प्रबुद्धता की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, कल का टॉपिक वहां खत्म हुआ है, कैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तमाम जो विचारक हैं, इन्होंने हमारी जो बुद्धि का जो एक तरह से जो बंद ताला था वो खोल दिया। और उसी खुले हुए दिमाग से जब हमने भारत और पाश्चात्य संस्कृति को इन प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा, हमने भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके अत्याचारों को पढ़ा, तो हम सब जो बटे हुए थे ना, वो एकजुट हुए। और जब हम एकजुट हुए तो संपूर्ण शक्ति के साथ हमने जब प्रहार किया, तो उसके बाद यही वो शक्ति थी जो 1942 में अंतिम रूप से निकल के आई कि भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आवाज किसी एक क्षेत्र से नहीं थी, कोने कोने की आवाज थी। तो कोने कोने को आपस में जोड़ने में
इन सबका बहुत ज्यादा योगदान था। हालांकि ये योगदान अप्रत्यक्ष रूप से ही था, लेकिन राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार पत्रों का, प्रिंटिंग प्रेस का, शिक्षा का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान था। तो इसकी महत्व को ध्यान में रख करके हम यहाँ से देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? अब प्रिंटिंग प्रेस वह पहला कार्य है जहां से छपाई का कार्य शुरू होता है, यानी कि भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना यहां से होती है। और जब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होगा तभी विचारों को शब्दों के रूप में प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो यह कब हुआ, इसके बारे में पहला प्रश्न है ऑप्शन ए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 ईस्वी में। बी, पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में, वास्तव में ये 1556 होना चाहिए। सी, स्पेन वासियों ने 1680 ईस्वी में। और डी, फ्रांसीसियों ने 1745 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और यह स्थान क्या था? यह स्थान था गोवा, यानी कि ये जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई वो गोवा में हुई। समय था 1556 और यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। और पुर्तगालियों ने यह काम क्यों किया, इसके पीछे का मकसद समझिए। पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली मिशनरी के माध्यम से, पुर्तगाली जो मिशनरी थी, मिशनरी क्या होती हैं? मिशनरी ऐसे धार्मिक समूह होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता होती है, जिससे तमाम वे अपनी विचारधारा को अपने साप्ताहिक पत्रों के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए पुर्तगालियों ने गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। तो काम तो किया गया था अपने उद्देश्य के लिए, लेकिन इसने किया भारतीयों को वैचारिक रूप से एकजुट कर दिया था। ठीक है, बाद में फिर अन्य जो कंपनियां थी उन्होंने भी अलग अलग स्थान पर इस प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बंबई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। लेकिन भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था गोवा में। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप की थी? निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंधित करना या उन पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, तो किसने पहली बार यह काम किया था? क्योंकि जब प्रेस का विकास होने लगा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, तो वैचारिक रूप से जब एकजुटता आती है तो लोग, जो व्यक्ति हैं, वो समूह में परिवर्तित होते हैं। और जब समूह बनते हैं तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा जो विरोध किया जाता है वह व्यापक रूप ले लेता है। तो ऐसे में जो शासन करने वाली शक्तियां हैं वे घबरा जाती हैं और सबसे पहले वे इन वैचारिक आदान प्रदान के स्रोत या माध्यम को ही तोड़ देती हैं। जैसे वर्तमान में कहीं कुछ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद किया जाता है ताकि लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे से साथ एकजुट ना हो सकें। तो ऐसे ही इनमें से कौन था पहली बार जिसने सेंसरशिप लागू की, प्रेस को नियंत्रित करने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने का काम किया? ऑप्शन ए, वेलेजली ने, ऑप्शन बी, हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी, जॉन एडम्स ने, और ऑप्शन डी, डलहौजी ने। तो ये चारों के चारों अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं, ब्रिटिश सरकार से जुड़े हुए हैं। इनमें से ही कोई एक है जिसने ये काम किया है। तो सबसे इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए, वेलेजली। वह पहला व्यक्ति था जिसने प्रेस को सेंसर किया, प्रतिबंधित करने का काम किया। और ये काम इसने कब किया था? ये काम इसने 1799 में एक अधिनियम के द्वारा किया था। 1799 में एक अधिनियम लाया ये लॉर्ड वेलेजली, और इस अधिनियम का नाम था समाचार पत्र प्रत्रेक्षण अधिनियम। समाचार पत्र प्रत्रेक्षण अधिनियम 1799 के द्वारा वेलेजली ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को सबसे पहले एक तरह से प्रतिबंधित करने का काम किया। और इस कानून के द्वारा क्या किया गया? इस कानून के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी समाचार पत्र होगा उसके संपादक का नाम, उसके संपादक का नाम, मुद्रक, मुद्रण का मतलब होता है कहां से वह जारी किया जा रहा है, छापा जा रहा है, और उसका मालिक कौन है। ठीक है,
इन 3 के नाम उस समाचार पत्र पर लिखे होने जरूरी है। यह अधिनियम इसके द्वारा लाया गया। जैसे मान लो कोई समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र में अगर कोई समाचार या कोई खबर है, तो उस खबर का जो प्रभाव पड़ता है लोगों पर, उससे जब इनको समस्या होती है तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह खबर किसके संपादन में छापी गई, इसकी छपाई या इसको कहाँ से छापा गया है, और इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौन है, ताकि इन पर कार्यवाही करके इस विचारधारा को नियंत्रित किया जा सके। और यह काम सबसे पहले वेलेजनी ने 1799 ईस्वी में किया था। क्योंकि ये पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और पूछा जाता है। ठीक है। और ये कहा कि सरकार के जो सचिव होगा उसके सामने ये सारी चीजें रखनी होंगी, तभी आप समाचार पत्र छापने का अधिकार, लाइसेंस आपको मिलेगा। अगर ये 3 जानकारियां किसी समाचार पत्र ने ब्रिटिश सरकार को नहीं दी, तो वे समाचार पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ सभी जितने भी पंपलेट और पुस्तक होंगी इन प्रिंटिंग प्रेस से, उन पर इन तीनों का नाम होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसने देशी भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने का काम किया। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा इस बात से था कि जो क्षेत्रीय भाषा में जो समाचार या न्यूज निकाली जाती हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं का हर एक क्षेत्र पर प्रभाव होता है। जैसे अगर अगर जैसे यूपी में है तो हिंदी में निकल आया, बिहार में है तो वहां की लोकल भाषा, मराठा महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा। तो जब क्षेत्रीय भाषाओं पर में ये न्यूज निकाली जाती है तो जन जन तक पहुंचती है, और जन जन तक यह सूचना पहुंच जाती है। जो ब्रिटिश सरकार भारत में नीतियां चला रही थी, उनके जो प्रभाव हैं वो आम आदमी तक पहुंचते हैं, और इसी बात से इनको भय लगता था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं जो क्षेत्रीय आवाज थी इनको दबाने के लिए लाया गया था। तो पूछा गया है कि कौन इनमें से ये एक्ट लेकर के आया था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए लॉर्ड लिटन। ये पहला आदमी था जिसने देशी या क्षेत्रीय भाषाओं में जो खबरें छपती थी उनको प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। और यह अधिनियम 1878 ईस्वी में लेकर के आया था। लॉर्ड लिटन ने ये कब लागू किया है? 1878 ईस्वी में ये लेकर के आया था। और इसका उद्देश्य ही था कि जो देशी समाचार पत्र हैं उनके राष्ट्रवादी विचारधारा को रोका जाए। जो देशी समाचार पत्र थे, देशी समाचार पत्रों के जो राष्ट्रवादी विचार थे उनको प्रतिबंधित करने के लिए, क्योंकि अगर घर घर तक ये विचार पहुंचेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को समस्या आएगी। तो ऐसे विचारों को प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम लॉर्ड लिटन लेकर के आए थे 1878 ईस्वी में। और ये जो है अधिनियम ये अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था। ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजी समाचार जो होते थे, पत्र जो होते थे, उन पर लागू नहीं होता था। केवल भारत की भाषाओं, भारतीय भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं पर यह अधिनियम लागू किया जाता था। और ये जो है बाद में, क्योंकि इसका बहुत विरोध हुआ, एक तरह से हमारी आवाज ही बंद कर दी गई इसके द्वारा, और बाद में इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। रिपन ने जब इसमें प्रतिक्रिया देखी लोगों की, तो रिपन ने इस अधिनियम को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में और बात हम करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया था, लिटन ऐसा अधिनियम क्यों लेकर के आया, उसके पीछे कारण क्या था। आगे प्रश्न और आने वाले हैं, उस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन जैसे कि डेली आप देखते हैं रेगुलर बैच के बारे में, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो रेगुलर बैच हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इनके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आपको मिलेंगे। जो लोग दूर बैठे हुए हैं वे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, जो नज़दीक है इलाहाबाद के, प्रयागराज के, वे ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। सीधे ऑनलाइन जो जो ऑफलाइन जो क्लास चल रही है उन्हीं को लाइव किया जाएगा। तो एक ही मैटर मिलेगा चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन का फायदा ये होता है कि आप सामने आई कांटेक्ट के साथ होते हैं, तो आप अलग से क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो टाइम है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, 1.5 घंटे। उसके ठीक बाद 9 बजे से
10:30 बजे तक का जो क्लास है वो हिस्ट्री का होगा, और इनमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी का कोर्स होगा। नेट जेआरएफ के जो टॉपिक अलग से हैं वो अलग से आपको दिए जाएंगे, पीजीटी के जो टॉपिक अलग से हैं वो अलग से दिए जाएंगे, कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं वो एक साथ पढ़ाए जाएंगे, और जो टॉपिक बाकी एग्जाम में अलग से होते हैं वो अलग से आपको बताए जाएंगे। इनमें आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर मिलेगा, ई नोट्स और क्लास पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट और क्विज भी मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगी, ताकि आप बाद में लेक्चर सुन करके अपना रिवीजन कर सकें। और ये बिल्कुल वो बैच है जो बिल्कुल एबीसीडी यानी कि बिल्कुल नर्सरी लेवल से शुरू किया जाता है, और इसमें टाइम टेकिंग है पूरा, इसमें 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो 1.5 से 2 साल का मेरा मतलब है 1.5 साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिलेबस पर, और ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका बेस क्या है। ठीक है, तो ये रेगुलर बैच है जो हमेशा 12 महीने चलता रहता है। आप जिस टॉपिक से आएंगे वहीं आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिए हुए हैं इंक्वायरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वही क्वेश्चन जो पीछे हम छोड़ करके आए थे उसी को अलग तरीके से पूछा गया है। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना के कारण हुआ था? किसने किया था? ये किया था लॉर्ड लिटन ने। तो लिटन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण पूछा गया है कि ये जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे, इन्होंने किस चीज की आलोचना की थी, जिससे भयभीत होकर, जिससे डर करके जो लिटन है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया 1878 में। ठीक है, क्या ऐसा लिखा था इन पत्रों में? ए, अंग्रेजी अधिकारियों की उड़ाऊ जीवन शैली। बी, उड़ाऊ जीवन शैली का मतलब है जिस तरह से वो भारतीय धन का दुरुपयोग करते थे। बी, अंग्रेजी मालिकों द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा बर्ताव। सी, 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण। और डी, अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा भारत के धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सी। जब 1876-77 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, उस समय अंग्रेजों का जो एक तरह से अमानवीय व्यवहार था भारतीयों के लिए, जिसमें मानवता बिल्कुल भी नहीं थी, और इनके द्वारा जो एक तरह से अकाल पीड़ितों के लिए जिस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए थी वो जब नहीं मिली, तो अंग्रेजों की इस अमानवीय जो नीति थी उसको लिखा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के माध्यम से। और वे समाचार जब भारत और दुनिया के लोगों तक पहुंचे तो अंग्रेज सरकार की बहुत आलोचना हुई। इसी से डर करके लॉर्ड लिटन ने जो है देशी भाषा के इन समाचार पत्रों का मुंह बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था। ठीक है, कारण याद रखना आप। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ठीक है, ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नील आंदोलन हुआ था, पीछे जो किसान और जनजाति आंदोलन की प्रैक्टिस हुई है वहां पर हम आपको बता चुके हैं कि नील आंदोलन हुआ था जो, तो इनमें से कौन सा एक समाचार पत्र था जिसने नील आंदोलन का समर्थन किया, और नील आंदोलनों के जो आंदोलनकारी थे उनके जो है पक्ष में उन्होंने लेख लिखे थे अपने हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र में। ठीक है, ए, हेम चंद्राकर। बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। सी, दिगंबर दीनबंधु मित्र। और डी, दिगंबर विश्वास। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने हिंदू पैट्रियाट का संपादन किया, और उनका नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे ये, हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन जो कि 1859 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, नील आंदोलन 1859 यानी कि 59 में बंगाल में हुआ था ये नील आंदोलन। और इस नील आंदोलन में बंगाल के किसानों ने जो अंग्रेजों की नील की खेती के प्रति जो नीतियां थी उनका विरोध किया था। तो इसी बात को, या और उसमें जो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी, किस प्रकार से उन्होंने किसानों को के प्रति क्या व्यवहार अपनाया, इन सभी बातों को बताया, और जो आंदोलनकारी थे उनका समर्थन किया है इस ग्रंथ के, इस पंपलेट के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से। ठीक है, और इसमें जो शोषण हुआ था किसानों का इस नील आंदोलन में, उसकी भी बात इन्होंने इसमें बताई है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, उसका समर्थन नील आंदोलन को मिला, इसलिए नील आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया और अंग्रेजों पर मानसिक दबाव बना। ठीक है, और ये जो हिंदू पैट्रियाट है ना, ये एक अंग्रेजी
पत्र था। तो अंग्रेजी पत्र था, तो इसमें जब नील आंदोलन के पक्ष में जब बात लिखी गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इस अंग्रेजी भाषा के इन समाचार को पढ़ता था, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने जब यह देखा, क्योंकि ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग ना वो अंग्रेजों की नीति को सही मानते थे, लेकिन जब उन्होंने इन अंग्रेजी भाषा में ही लिखे गए इस पत्र के माध्यम से किसानों पर होने वाले शोषण की के बारे में जाना, तो बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या किया, आंदोलन का समर्थन किया और किसान और जो ब्रिटिश नीतियां थी उसका विरोध किया। यहाँ पर तो एक प्रकार से भारत के इस आंदोलन को, या हम कहें भारत के किसी भी किसान आंदोलन को, पहली बार बुद्धिजीवियों का जो समर्थन मिला वो इसी रूप में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जैसे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, या भारत में प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, या भारत में प्रकाशित ऐसा समाचार पत्र जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया, इस प्रकार के थोड़े थोड़े से अंतर के साथ बहुत सारे प्रश्न आएंगे। बहुत तार्किकता के साथ आप इनको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसको पहली बार भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित हुआ था, उसका नाम हमें बताना है। ए, द हिंदू पैट्रियार्क, बी, द हिंदू, सी, यंग इंडिया, डी, नेटिव ओपिनियन। ठीक है, तो ये प्रश्न तब इस पर देखो, इनमें तुक्के नहीं लगते, ये तभी सही होते हैं जब आपने पहले से पढ़ा होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप गैस कर सकते हैं, इनमें गैस नहीं कर सकते, टोटली फैक्ट बेस्ड है और इसलिए इनको बस आप पढ़ ही सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा वही जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ए, हिंदू पैट्रियार्क। ठीक है, और पीछे हम जान चुके हैं हिंदू पैट्रियार्क जो एक साप्ताहिक अंग्रेजी में प्रकाशित एक साप्ताहिक जो है पत्र था। साप्ताहिक पत्र वे होते हैं जो सप्ताह में एक बार निकलते हैं और दैनिक वे होते हैं जो डेली निकलते हैं। ठीक है, तो एक साप्ताहिक पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था और इसका अंग्रेजी भाषा प्रकाशित था और इसका जो प्रकाशन है वो कलकत्ता से होता था। और कौन करता था, पीछे बता चुके हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे जो कि भारतीय थे और कलकत्ता से इसका संपादन होता था। यह भारतीयों द्वारा संपादित पहला ऐसा समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत हुई है 1853 से, समय भी याद रखो, 1853 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और उस समय ये साप्ताहिक पत्र था, हफ्ते में एक बार आता था, लेकिन बाद में 1892 में ये दैनिक बन गया था। ठीक है, 1892 ईस्वी में ये दैनिक यानी कि डेली आने जाने प्रकाशित होता था, पहले सप्ताह में एक बार होता था। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न चलते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अब ये भारत का पहला पूछा है, ना तो इसमें भाषा की बात कही गई है, ना इसमें संपादक की बात कही गई है, ना ही इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा या भारतीयों द्वारा। सिंपल यानी कि इनमें से कोई एक है जो ऐसा समाचार पत्र है जो पहली बार भारत में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले कोई समाचार पत्र भारत में प्रकाशित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी पायनियर और ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। देखो, समाचार पत्र पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है और हमें लगता है कि ये आदत सभी को होनी चाहिए। आजकल तो मोड चेंज हो गया है, ई न्यूज आप पढ़ते हैं, ई समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, तो चाहे जिस प्रकार का हो, लेकिन डेली न्यूज अपडेटेशन बहुत जरूरी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी जानकारी जब आपको रहती है तो आप एक तरोताजा रहते हैं और सरकार की नीतियों के बारे में आपको जानकारी होती है और आपकी जो एक तरह से जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। खासतौर से इतिहास के बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ये हमने देखा है, पर ऐसा नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इतिहास में भी कुछ नया करने की संभावना हर जगह होती है, वहां भी कुछ नया नया आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हमें मिलता है बंगाल गजट। वह पहला समाचार पत्र था जो भारत में प्रकाशित हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये क्या था, किसके द्वारा और कब जारी किया गया था। देखो, भारत का पहला, और ये ध्यान देना, साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता था। और ये जो इसका था, ये एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा किया गया था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टन, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना।
जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक था, अंग्रेज था ये। इसने भारत में पहली बार जो समाचार पत्र जारी किया उसका नाम था बंगाल गजट, और भाषा कौन सी थी? भाषा थी इसकी अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में जारी किया गया, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने जारी किया, और नाम था बंगाल गजट, और समय था 1780 ईस्वी, 1780 ईस्वी में, और स्थान क्या था? कलकत्ता। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यह जानकारी आपको मिल गई। फिर से देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, साप्ताहिक, अंग्रेज द्वारा जारी किया गया, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा, भाषा अंग्रेजी, स्थान कलकत्ता, और तारीख 1780 ईस्वी। ठीक है, तो ये चीज बाद में बंद हो गया था 1782 में, लेकिन शुरू हुआ था ये 1780 में, यानी कि ज्यादा दिन नहीं चल पाया, लेकिन पहला होने का तो रिकॉर्ड इसको मिल ही गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहां से हुआ था? हिंदी का ये देखो, प्रश्न में ही एक उत्तर मिल जा रहा है कि हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड, ये यहां से पूछा गया है। तो ये इस तारीख भी दी गई है, आपको केवल स्थान बताना है कि कहां से प्रकाशित किया गया था। ए कोलकाता से, बी पटना से, सी इलाहाबाद से, और डी लखनऊ से। सही उत्तर होगा कोलकाता से। अच्छा, भारतीय इतिहास, खासतौर से जब आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कलकत्ता या बंगाल प्रबुद्ध लोगों की धरती रही है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हो, चाहे समाचार पत्रों के विकास की बात हो, या ये कहिए कि जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठी, इन सब में कलकत्ता ही वो जगह थी, या बंगाल ही वो स्थान था। इसके पीछे कारण ये था कि शोषण भी सबसे पहले बंगाल का ही हुआ था, है ना। जब बक्सर का युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उस बक्सर के युद्ध के बाद जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, तो इस द्वैध शासन के द्वारा भयंकर शोषण हुआ, और इसके बाद, इसी द्वैध शासन के बाद जो भीषण अकाल पड़ा था, और उस भीषण अकाल के कारण लोग जब मर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया। तो जो सबसे पहले शोषण सहता है, वहीं से पहले प्रतिक्रिया होती है, वहीं से पहले आवाज उठती है, और फिर वो आवाज जो है पूरे देश में गूंजती है। तो कलकत्ता एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का मूल यहाँ से निकला। हालांकि बाद में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो वो तो महाराष्ट्र केंद्र बन गया था, लेकिन कलकत्ता का अभूतपूर्व योगदान है, बंगाल का अभूतपूर्व योगदान है इस बात के संदर्भ में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? कोलकाता से ऐसा हुआ था। तो कोलकाता से उर्दंत मार्तंड नाम का ये जो समाचार पत्र है, हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन हुआ कलकत्ता से। और ये जो है उस समय से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। और उसके बाद फिर जो है 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशक इसके कौन थे? नाम याद रखो, जुगल किशोर जो है इसके प्रकाशन थे। ये बहुत जरूरी है। उत्तंद मार्तंड ये समाचार पत्र का नाम था, और जुगल किशोर इसके प्रकाशक थे। जुगल किशोर। ठीक है, समय दिया ही हुआ है, स्थान दिया ही हुआ है। समय, स्थान, समाचार पत्र का नाम और प्रकाशक का नाम, ये नाम आपको मिल चुके हैं। और ये जो जुगल किशोर है ना, ये कानपुर के रहने वाले थे। ठीक है, कानपुर के रहने वाले थे। बाद में ये समाचार पत्र जो है फिर बंद कर दिया गया। शुरुआत इसकी कलकत्ता से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? इंडियन मिरर जो है कहां से प्रकाशित? आप देख रहे हैं समाचार पत्रों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, आप इन चीजों को फोकस करके अपनी अभ्यास करना। स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है, स्थान पूछा जा रहा है, तिथि यानी कि तारीख पूछी जा रही है, तिथि याद रखना, है ना, प्रकाशक का नाम याद रखना, प्रकाशक का नाम याद रखना, और भाषा याद रखना। ठीक है, ये चार नाम समाचार पत्रों के बारे में बार बार पूछे जा रहे हैं। अभ्यास का मतलब ये है कि हमको एक प्रकार से तरीका पता चलता है, ड्राफ्ट पता चलता है, और एक हमें रास्ता मिल जाता है कि हम किस रास्ते पर जाएं तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। रास्ता ही तो मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर ये तारीख दी हुई है, और स्थान आपको बताना है। प्रेस का नाम पूछा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक चीज और जोड़ दो, नाम।
नाम किसका? समाचार पत्र का नाम। ठीक है, तो नाम दिया हुआ है, तारीख दी गई है, आपको क्या बताना है यहाँ पर? आपको स्थान बताना है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था इंडियन मिरर नामक ये समाचार पत्र 1880 ईस्वी में। ए बंबई से, बी कोलकाता से, सी मद्रास से और डी पौंडचेरी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता से, कोलकाता से। उर्दंड मार्तंड जो सॉरी कोलकाता से इंडियन मिरर नामक इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। समाचार पत्रों के नाम बहुत ज्यादा हैं, स्थान लगभग समान ही है। कलकत्ता का नाम कई समाचार पत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनमें बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में था ये। भाषा इसकी क्या थी? भाषा इसकी अंग्रेजी थी। अंग्रेजी भाषा से प्रकाशन हुआ था। स्थान कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता था। नाम यहाँ पर इंडियन मिरर। तारीख यहाँ पर दी हुई है 1880 ईस्वी। और इसके जो संपादक थे वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। आप इस तरह से एक चार्ट भी बना सकते हैं इसी पैटर्न को ध्यान में रख करके, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए इसको लास्ट टाइम पर रिवाइज करना। ठीक है, इन्होंने इसका संपादन किया था। चलते हैं आगे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले कौन थे? ठीक है, ये फारसी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक था जिसका नाम है मिरातुल अखबार। तो इसका प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता था? ए लाला लाजपत राय के द्वारा, बी राजा राम मोहन राय के द्वारा, सी सर सैयद अहमद खां द्वारा और डी मौलाना शिबली नोमानी द्वारा। पीछे जो व्याख्या पड़ी हुई है 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, उनमें हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था और यह भारत में फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जिसके प्रकाशक संपादक राजा राम मोहन राय थे। बहुत महत्वपूर्ण, राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था जिनमें से फारसी भी एक थी। ठीक है, और इसकी जो तारीख है वह है 1822 ईस्वी। 1822 ईस्वी में ये साप्ताहिक पत्र के रूप में फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया। और जैसे कि मैंने बताया, यह भारत में फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखेंगे इसको, ये क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का आरंभ किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का आरंभ इनमें से किसने किया? ए दयानंद सरस्वती ने, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी राजा राम मोहन राय ने और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ना, आगे जब आप पढ़ोगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक चरण हुए हैं ना, तो आरंभिक चरण कौन सा था? आरंभिक चरण जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आगे चल करके राष्ट्रीय कांग्रेस में दो दल बन गए थे, उदारवादी और नरम दल और गरम दल। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये नरम दल से थे। तो हम लोग को एक मतलब एक पॉइंट बता रहे हैं आपको कि याद नहीं होता था ये नरम दल और गरम दल कैसे याद रखें। तो हमने क्या किया, हमने मतलब मैंने हमारे फ्रेंड से मिलकर के तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए एक यहाँ पर हम लोगों ने कोड बनवाया। ये उदारवादी थे, ये हम कैसे याद रखें? तो ये हमेशा सरेंडर करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए इनको कहा गया सरेंडर नाथ बनर्जी, है ना। इनके नाम से ही कोड बना करके इनको हमने याद किया सरेंडर नॉट बनर्जी। मतलब इनको ये कहते थे, अरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी सरेंडर मत करना अंग्रेजों के सामने, तो कहते थे सरेंडर नॉट बनर्जी। तो आप भी ऐसे, ये ऐसे ना खेल खेल में पढ़ने का एक ट्रिक होती है, तो वो आप अपने ऐसे जनरेट कर सकते हैं, बस अपने को याद रहना चाहिए। तो ये सरेंडर नॉट बनर्जी आपको भी नहीं भूलेंगे। सरेंडर नॉट बनर्जी कौन कहता था? जो इनके साथी होते थे, कहते थे अरे भाई सरेंडर मत कर देना अंग्रेजों के सामने। तो ये क्योंकि बेहद उदार थे, ये उदारवादी दल में आते थे जो अनुनय विनय के द्वारा अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाने के लिए प्रयासरत रहते थे, सरेंडर नॉट बनर्जी। पर ये इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, यानी कि सोम प्रकाश समाचार पत्र को आरंभ करने वाले इनमें से कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का आरंभ किया और इसका आरंभ इन्होंने किस सन में किया? 1859 ईस्वी 1859 में किया।
और ये एक राष्ट्रवादी अखबार था। इसमें जो है इन्होंने किसानों का समर्थन किया था। जो नील उत्पादन, देखो नील उत्पादन का समर्थन एक तो किया था हिंदू पैट्रियार्क में, और दूसरा समर्थन किया था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसमें, सोम प्रकाश में। नील आंदोलन का समर्थन किया, किसानों का समर्थन किया था। और जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, तो उस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रभाव सोम प्रकाश पर भी पड़ा। सोम प्रकाश समाचार पत्र क्योंकि स्थानीय भाषा में था, भारतीय भाषा में था, तो इस पर इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया था। ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के प्रभाव स्वरूप ये बाद में क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। आगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण और कई बार पूछा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए, गिरीश चंद्र घोष ने, बी, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, सी, एस.एन. बनर्जी ने, और डी, शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन किया था शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, शिशिर कुमार घोष नाम से आप समझ ही गए होंगे, बंगाली थे और इसकी स्थापना, एक पत्रिका थी ये, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 ईस्वी में, 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो अधिनियम, ये जो एक समाचार पत्र था, पत्रिका थी, जब लॉर्ड लिटन जो है 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बहुत ही एक समाचार पत्रों का के लिए बहुत घातक माना गया था। ठीक है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का जब प्रभाव पड़ा, तो उसके प्रभाव की वजह से जो ये जो अमृत बाजार पत्रिका है, तो अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश दोनों ही राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। इन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसकी वजह से जो है अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है ये इसने अपनी भाषा बदल ली और ये अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। अमृत बाजार पत्रिका जो कि उस समय बंगाली भाषा में थी, जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 ईस्वी में, तो रातों रात इसे अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया ताकि इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की वजह से इसे समाप्त ना होना पड़े, क्योंकि सोम प्रकाश जैसे समाचार पत्र वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की चपेट में आकर के बंद हो गए थे। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इनमें से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका है जो रातों रात जिसने अपनी भाषा बदल ली थी? तो वो अमृत बाजार पत्रिका ही था। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आगे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए, रामनाथ पुरी ने, बी, जी.डी. कुमार ने, सी, लाला हरदयाल ने, और डी, तारकनाथ दास ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी, तारकनाथ दास जो है, इन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का प्रकाशन किया था। आगे हम जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के बाहर, भारत के सीमाओं से बाहर भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था और दूर देशों में बैठे हुए जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अनेक प्रयासों के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी, उसको बूस्ट किया। और निश्चित तौर पर इनका भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इन्हीं में से एक समाचार पत्र था फ्री हिंदुस्तान। इस फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन 1907 में किया गया था तारकनाथ ने। और ये जो है तारकनाथ दास जो है एक ब्रिटिश बंगाली थे और भारतीय क्रांतिकारी और अंतरराष्ट्रीय विद्वान थे, जिन्होंने अमेरिका में अप्रवासी भारतीय के रूप में रह करके जो है ये फ्री हिंदुस्तान शुरू किया और राष्ट्रवादी जो आंदोलन था भारत का, उसको बाहर से ही सपोर्ट किया था फ्री हिंदुस्तान के रूप में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के पत्रिका के संपादक के रूप में ये जो प्रथम नाम पूछा दिया गया है, तो ये प्रथम और द्वितीय से इसके उत्तर बदल जाते हैं। प्रथम संपादक कोई और थे और द्वितीय संपादक कोई और थे। फिलहाल यहाँ पर आप प्रथम बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, एम के गांधी, एम के गांधी मतलब मोहन दास करमचंद गांधी, बी, अल्बर्ट वेस्ट, सी, महादेव देसाई, और डी, मनसुख लाल नजर। तो प्रथम का आंसर हो जाएगा मनसुख लाल और द्वितीय का आंसर हो जाएगा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, ये एक ही नाम से, इंडियन ओपिनियन के नाम से ही जो इसका प्रथम संपादन किसने किया है? मनसुख लाल ने किया है और दूसरी बार इसका संपादन किया है महात्मा गांधी ने। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला है, गदर पत्र का प्रथम अंक किसके
प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ये गदर एक आंदोलन है जो आगे आप पढ़ेंगे, और लाला हरदयाल का इनसे संपर्क था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से इसका संचालन किया जाता था। तो ये कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। पूछा गया है कि ये गदर जो पत्र है, गदर समाचार पत्र है, पहला प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? हालांकि अन्य भाषाओं में भी इसका प्रकाशन बाद में हुआ है। ठीक है, तो गदर पत्र का जो प्रथम प्रकाशन है वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, इनमें से पहला सही है। उर्दू भाषा में प्रथम इसका संस्करण हुआ था, प्रथम इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ? अमेरिका में हुआ था, और ये 1913 में हुआ था। ठीक है, 1913 में ये प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे गुरमुखी यानी कि पंजाबी भाषा में प्रकाशित किया गया, फिर हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, और उसके बाद पख्तून भाषा में भी एक प्रकाशन इसका हुआ था। और यह एक जो है साप्ताहिक पत्र था। मैंने बताया अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका उद्देश्य था गदर आंदोलन की जो विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाना और समर्थन हासिल करना। अगला प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बहुत फेमस है, और केसरी और मराठा है ना, दो यहाँ पर नाम आएंगे। केसरी और मराठा दोनों के संपादक एक ही थे, समझ गए होंगे आप। बहुत ही ये एक चर्चित है। लोकमान्य तिलक, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा तिलक। ठीक है, तिलक ने केसरी और मराठा दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। दोनों ही राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, और इनकी भाषा अक्सर पूछ ली जाती है, तो इनकी भाषा को ध्यान में रख करके आप इनको याद रखेंगे। और इनकी जो लैंग्वेज थी दोनों की अलग अलग थी। फिलहाल केसरी की बात करते हैं क्योंकि केसरी से ये प्रश्न आया है, और इसके बारे में जो ऐसा माना जाता है कि तिलक ने आप आगे देखेंगे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो तिलक ने ही महाराष्ट्र में जो शिवाजी उत्सव है और जो गणेश उत्सव है इसकी शुरुआत भी, जैसे आज गणेश पूजा के नाम से, गणेश उत्सव के नाम से मनाया जाता है, तो वो शुरुआत भी तिलक ने ही की थी। ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत इनका सराहनीय योगदान था। तो इसके जो संपादक थे वो तिलक थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था। ठीक है, मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, और केसरी मराठी भाषा में। भाषा जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। और ये जो है एक तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को काफी ज्यादा बल प्रदान किया था। और केसरी जो समाचार पत्र है इसमें तिलक ने एक शीर्षक लिखा था, एक टाइटल लिखा था, जिसमें नाम दिया गया था देश का दुर्भाग्य। तो देश का दुर्भाग्य नाम से एक टाइटल इन्होंने लिखा, और इसमें अंग्रेजों की जितनी भी शोषणकारी नीतियां थी उनसे जनता को अवगत कराया था। ठीक है, अगला है, पत्रकार के कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पत्रकारिता का कर्तव्य निभाते हुए अपना कार्य किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनको, पत्रकार का काम होता है कि वह निष्पक्ष रूप से जो न्यूज है, जो समाचार है, वो जनता तक पहुंचाएं, और इससे सरकार की आलोचना होती है। तो जाहिर सी बात है फिर सरकार, यानी कि उस समय ब्रिटिश कालीन सरकार ने उन पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा करके उनको जेल में डाल दिया। तो कौन है जो पहली बार पत्रकारिता के लिए अपने कर्तव्य निभाते हुए जेल गए? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो पत्रकार के रूप में जब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया, और इनको ये सजा 1882 ईस्वी में हुई थी। 1882 ईस्वी में इनको जेल में डाल दिया गया। और ये किस लिए हुई थी, ये इसका कारण भी जानिए। इनका समाचार पत्र जो केसरी था, इस केसरी में इन्होंने जो कोल्हापुर के महाराजा थे, केसरी अपने समाचार पत्र में, केसरी में इन्होंने जो कोल्हापुर के महाराजा थे, और महाराजा हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से अंग्रेजों के समर्थक थे। तो कोल्हापुर के महाराजा का इन्होंने एक तरह से विरोध कर दिया था, उनका एक जो उनकी आलोचना कर दी थी। भाई निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब ही है कि जहां आपको गलत लगता है वहां आप बोलते हैं। तो उनके जो दुर्व्यवहार था जनता के प्रति, इन कोल्हापुर के महाराजा का जो दुर्व्यवहार था उसको इन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी में जब प्रकाशित किया, तो ये महाराजा तो नाराज हुए ही, और क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे तो ब्रिटिश सरकार ने इनके समर्थन में आकर के जो तिलक थे उसके संपादक, उनको सजा दी, और बाद में इनको 6 वर्ष की सजा दी गई 1906 ईस्वी में, और इन्हें मांडले जेल में रखा गया। ठीक है, इन्हें मांडले जेल में तिलक को रखा गया था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? बताया था मैंने, राष्ट्रीय आंदोलन दो भागों में विभाजित हो गया था, उदारवादी और अतिवादी। ठीक है, उदारवादी और अतिवादी। उदारवादियों को क्या कहा जाता था? नरम दल कहा जाता था, और अतिवादियों को गरम दल कहा जाता था। ठीक है, लाल पाल बाल ये गरम दल के थे, लाल पाल बाल आगे बताएंगे आपको इसमें। तो यहां पूछा गया है कि उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक कौन था इनमें से? जाहिर सी बात है कि उदारवादियों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार रहती ही थी, तो इनमें से एक समाचार पत्र था जो उदारवादियों की नीति का समर्थन करता था। वह कौन था उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यू इंडिया, द लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। सही उत्तर है बी, द लीडर। द लीडर जो है ये एक ऐसा समाचार पत्र था जिसे उदारवादियों का मुख्य पत्र कहा जाता था। उदारवादी इसी समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे, जनता तक पहुंचाते थे, और ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सबसे प्रभावशाली समाचार पत्र था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका विरोध नहीं किया था। और इसके जो संपादक थे वे थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इनको हम लोग जो है ट्रिपल एम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल एम के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसका जो प्रकाशन है वो वर्तमान प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद से किया गया था। ये आप याद रखेंगे, द लीडर का संपादन प्रयागराज से किया गया था, और बाद में फिर इसको बंद कर दिया गया, ये क्योंकि बाद में राष्ट्रीय आंदोलन फिर गर्मपंथी विचारधारा की ओर मुड़ गया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? ए, होम रूल पार्टी ने, बी, उग्रवादी पार्टी ने, सी, गदर पार्टी ने, और डी, स्वराज पार्टी ने। यहाँ पार्टियों का नाम दिया गया है समूह में, तो आपको बताना है किसने इसका संपादन किया था। आंसर हो जाएगा ए, होम रूल पार्टी ने इसका संपादन किया था। और ये संपादन जो है यंग इंडिया का संपादन यूएसए जो अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका द्वारा पुनः प्रकाशित बाद में किया गया। लेकिन इसका प्रकाशन पहले किसने किया था? पहले इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने भी किया था। इसका नाम महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है, और इसका नाम जो है होम रूल आंदोलन से भी, होम रूल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान दीजिएगा, पीछे भी एक समाचार पत्र था जिनमें गांधी जी का नाम जुड़ा था, एक नाम और जुड़ा हुआ था। ठीक है, यंग इंडिया के नाम से। लास्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां प्रकाशित किया गया था? हरिजन नाम का जो पत्र था ये दलित उद्धार के लिए शुरू किया गया था, और ये इसके जो प्रकाशन थे, जो संपादक थे वो गांधी जी स्वयं थे। तो गांधी जी ने इसका प्रकाशन कहां से किया है? स्थान का नाम आपको बताना है। ए, बंबई, बी, अहमदाबाद, सी, पूना, डी, नासिक। सही उत्तर होगा सी, पूना। पूना से इसका प्रकाशन गांधी जी द्वारा किया गया, और हरिजन का प्रथम अंक जो है ये 11 फरवरी 1933 को लाया गया था। 11 फरवरी 1933 को इसका प्रथम अंक आया था लोगों के सामने। पूना से इसका प्रकाशन किया गया था, और जाहिर सी बात है कि इसका मुख्य जो विषय था, वो सब्जेक्ट था, वो यही था कि भारत में जातिगत समानता हो, जातिगत विभेद को, छुआछूत को समाप्त किया जाए। और इसका जो प्रकाशन है वो अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में किया जाता था। ठीक है, ये अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाता था। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर ये कुछ जीएस फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट पर।